देख रहे चुनाव एक्सप्रेस में हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आप पहुंची है उन्नाव, जहां पर साक्षी महाराज और अनु टंडन के बीच में मुख्य मुकाबला है। उनको पब्लिक के बीच में जाना है वोट पाने के लिए, और पब्लिक के अपने मुद्दे हैं, पब्लिक का अपना मूड है, वही आज जहां जानने की हम यहां पर कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि चुनाव एक्सप्रेस में किन मुद्दों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। दरअसल न्यूज 18 पर धमाकेदार इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से लेकर मुस्लिम आरक्षण और तुष्टीकरण की सियासत पर पीएम मोदी ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो वहीं परिवारवाद को लेकर भी तीखे निशाने साधे। उधर पीएम मोदी ने वार किया तो विपक्ष की तरफ से इस पर पलटवार भी हुआ। तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। यूपी की सियासी लड़ाई में विपक्ष के कुछ उम्मीदवार ध्रुवीकरण के लिए भड़काऊ राजनीति का सहारा भी ले रहे हैं। उसकी कोशिश यहां पर शुरू हो चुकी है। पहले जूनियर बर्ग और फिर सलमान खुर्शीद की भतीजी का बयान इसका इशारा साफ तौर पर कर रहा है। दरअसल राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे और उनके 10 साल के शानदार कार्यकाल पर चुनाव लड़ रही है। आज इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द उन्नाव की धरती से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पब्लिक के सवाल होंगे, जनप्रतिनिधियों के जवाब होंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट दें। मोदी ने खोली पोल, विपक्ष के कड़वे बोल। परिवार के लोगों को उतारना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। ये उनका मूल कैरेक्टर है कि इसके सिवा उनके पास कोई है ही नहीं। फैमिली मेंबर के लिए लड़ना, फैमिली मेंबर के लोगों के लड़वाना। परिवार पर मोदी के वार से तिलमिलाया विपक्ष। ऐसा प्रधानमंत्री 10 साल के बाद विरासत के नाम पर वोट मांगे, मंगलसूत्र के नाम पे वोट मांगे। और इतना घबरा गए हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कि परेशान हो गए। और मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि हमारे मैनिफेस्टो का प्रचार प्रसार मोदी जी ने अच्छा कर दिया। सियासी नफा नुकसान, परिवारवाद पर घमासान। प्रधानमंत्री अपने लिए काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसका जनता से कोई वास्ता नहीं, वो सब कर रहे हैं। 24 में मोदी का चेहरा, 10 साल का असर गहरा। SC, OBC के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय जो पाप किया, तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी उनके साथ सहयोगी थी। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने हैं, ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं। ये सच्चाई भी है, क्योंकि उन्होंने 10 सालों में करके दिखाया है। जो कहा था सब किया, और जो कहा था वही नहीं किया, बल्कि उससे अधिक किया। कार्यक्रम की शुरुआत करें, मेहमानों का परिचय आपसे करवाएं। उससे पहले उन्नाव की जनता से आपको रूबरू करवाते हैं। ये जो आज अपने सवाल लेकर पहुंची है, तमाम इसके मुद्दे हैं, अपने अपने सवाल हैं जो जनप्रतिनिधियों के सामने रखेगी। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा लीजिए, इससे पहले कि हम शो की शुरुआत करें। और अब जल्दी से मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। दिनेश चंद्र गौतम जी हमारे साथ हैं, आप बीएसपी से हैं, लोकसभा प्रभारी हैं उन्नाव के। बहुत स्वागत है सर आपका। सुभाष सिंह जी हैं, आप पूर्व अध्यक्ष उन्नाव कांग्रेस के, बहुत स्वागत है सर आपका। प्रदीप सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। अंकित परिहार जी हैं, समाजवादी पार्टी से आप हैं, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। क्या पीएम मोदी ने मैनिफेस्टो पर आपकी पोल खोल दी है, इसीलिए छटपटाहट है, इसीलिए तिलमिलाहट है? परिवारवाद से लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण तक पर पीएम मोदी ने निशाना साधा। देखिए, प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की गरिमा के प्रतिकूल ये उनका जो स्टेटमेंट और उनकी बौखलाहट है जो उनको बेचैन किए हुए है। हम समझते जिस जनपद में हम रहते हैं, यहाँ की 23 लाख मतदाताओं की तरफ से न्यूज 18 का आभार। और हमारी जो भी मैनिफेस्टो में हमने कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, जनहित में पूरी तरह से आम आदमी से लेकर और निचले तबके से लेकर गांव के आखिरी व्यक्ति तक, बैठे व्यक्ति तक की योजनाएं बनाई गई हैं मैनिफेस्टो में, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के निचले कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक बैठे लोग बौखलाए हुए हैं। क्योंकि वो पहले से भी इतने, जब उनके यहाँ चेहरे पर चुनाव होता है तो फिर गांव-गांव जाने की जरूरत क्या पड़ गई? जब जो व्यक्ति 10 साल में नहीं निकला इस जनपद में, उस व्यक्ति को गांव-गांव चौपाल लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए हमारे मैनिफेस्टो से वो। प्रदीप जी, वो जनहित की बात कर रहे हैं, इसलिए आप बौखलाए हुए हैं और उनके मैनिफेस्टो से आप बेचैन हैं। जनहित विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सोच है, अंत्योदय पथ है, जिसका गांव के मूलभूत लोगों, मतदाताओं का लगातार मोदी जी को समर्थन मिल रहा है।
और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो रही है। वो तो ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम तो कहीं से तुष्टीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहीं से मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब कहां से आ गया? तुष्टीकरण की भारतीय जनता पार्टी कभी बात नहीं करती। हम लोग अपनी सांस्कृतिक विरासतों को जीवंत करने का काम कर रहे हैं। जो आतंकी थे, जो आताताई थे, उनके विरुद्ध हम लोगों का अभियान होता है। हम सब भारत माता के सच्चे सपूत हैं और अपनी सनातन संस्कृति को जीवंत करने का काम कर रहे हैं। ठीक है अंकित जी, सनातन संस्कृति को जीवंत करने का काम कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में जिन बातों का जिक्र है, मुस्लिम आरक्षण का जिक्र है, पीएम मोदी ने कहा कि उसको पब्लिक के सामने लाना बहुत जरूरी था, इसलिए हम लेकर आए कि जो इन्होंने आंध्रा में किया, तेलंगाना में किया, कर्नाटक में किया, वही पूरे देश में करेंगे। देखिए, सनातन संस्कृति के शब्द से आपने अपनी बात की शुरुआत की थी। इस देश के प्रधानमंत्री कितने झूठे हैं, उनकी बातें कितनी खोखली हैं, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण अगर कहीं आपको देखना है तो उन्नाव की धरती पे देखिएगा। 2022 के विधानसभा के चुनाव में इसी उन्नाव की धरती पर इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार बना दो, 10 दिन के अंदर आपको अन्ना जानवरों की समस्या से हम मुक्ति दिला देंगे। जो गाय हमारे आज इस जनपद के अंदर जो गाय माता की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। ये प्रधानमंत्री का झूठ, आज भी हमारी गाय माताएं सड़कों पर तड़प तड़प कर मरने के लिए मजबूर है। और यहाँ के सांसद जिन्होंने 2014 में कहा था हमको सांसद बनाकर आप संसद में भेज दीजिए, स्लाटर हाउस बंद कराने का काम करेंगे। 14-15 स्लाटर हाउस जो 2014 में चलते थे, आज 40 की संख्या उन्नाव पहुंच गई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब जब हमारी गाय माता कटती है, पैसा भाजपा को मिलता है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में देख लीजिए। जवाब आप काउंटर करना चाहते हैं इस पर? सबसे ज्यादा अगर गाय गौ गंगा का संरक्षण करने का काम किया तो हमारी भारतीय संस्कृति के द्वारा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से हर गांव में गौशाला, स्लॉटर हाउस 15 से बढ़कर 40 हो गए। ये उद्योग है और समिट मीटिंग और कोई ऐसा स्लाटर हाउस नहीं जहां गायें कटती हों। आज हर स्लाटर हाउस की जो बात कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस के समय भी थे। इसके पहले आपने खत्म करने का वादा किया था ना। दिनेश जी, 1 सेकंड में आऊंगा आपके पास। दिनेश जी, यहाँ पर एसपी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के बीच में मुकाबला है, आपकी तो कहीं पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक सेकंड, मैं आप लोगों के पास आऊंगा तो अपने अपने सवाल रखिएगा। अभी नहीं, मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगा। मैं आप लोगों के पास आऊंगा, अपनी बात रखिएगा, अपने सवाल रखिएगा। नहीं, 1 सेकंड, यहाँ कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पास माइक लेकर आऊंगा, आप सवाल रखिएगा। जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सभी 26 28 दलों को मिलकर लड़ रहे हैं। और आपकी मेरी नेता बहन कुमारी मायावती जो बीएसपी की नेता हैं, वो अकेले दम पर पूरे देश में चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, पूरे चुनाव पूरे देश में अपने दम पर लड़ रही हुई दिख भी रही है। अरे दिख क्यों नहीं रहे? एक साफ जाहिर है, चुनाव लड़ रही हैं, पूरे देश में लड़ रही हैं। और आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ, चुनाव के बाद रिजल्ट देख लेना। बहन कुमारी, मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है मनीष जी, जिस तरीके से तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण की बात हो रही है, एक तरफ तुष्टीकरण की बात कही जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि हम संतुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक कर उन्होंने हमला बोला, न्यूज 18 को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद से आगे बढ़कर कुछ देख नहीं पा रहे हैं। ये आज मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए। देखिए, जहां तक तुष्टीकरण की बात है तो ये समस्या आज के समय नहीं, ये 2 दशक पहले जो है जातीय समीकरण से शुरू हुई थी। जातीयता को खत्म करते करते जब तुष्टीकरण, अब वर्ग विशेष के लिए दोनों तरफ तुष्टीकरण हो रहा है। अब प्रधानमंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं वो राष्ट्रवाद को लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल राष्ट्रवाद को लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कोई बात है, अगर उन्होंने कोई बात कही है, तो उसको पब्लिक को समझना भी चाहिए और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना भी चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण हमारा संविधान कतई नहीं होना चाहिए, जो कि कर्नाटक में और तेलंगाना में हुआ है। ठीक है, मैं पब्लिक से कुछ सवाल लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आऊंगा। जी बताइए, क्या सवाल कर रहे थे? गुस्से में नहीं, अगर प्यार से अपनी बात रखी जा सकती है, सवाल पूछा जा सकता है, तो फिर गुस्से का क्या मतलब? बताइए। समाजवादी पार्टी से अभी बताया गया, वो प्रत्याशी हमारे बीच में है जिनकी 2 बार बाबा जी ने जमानत जब्त कराई है यहाँ से। अगर इससे पहले वो थी। सवाल ये जो इन्होंने बताया कि पैसा लूट रहे हैं, पैसा लूटना समाजवादी पार्टी कांग्रेस का काम है और पूरा उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान जानता है कि पैसा कौन लूटता है।
जी आपका सवाल। गुंडों की पार्टी। मेरा ये सवाल है कि ये सफाई में जो महोत्सव हुआ था वो पैसा कहाँ से आया था? मोदी के गांव में तो ऐसा कोई नहीं महोत्सव हुआ, ना उनके घर में ऐसा कोई महोत्सव हुआ। ठीक है जी आपका सवाल। जी मैं कोई सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं बात बता रही हूँ। सवाल बात मत बताइए, बात तो वो लोग बताएंगे ना। सवाल अच्छा ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे इन्होंने कहा कि स्लाटर हाउस बढ़ रहे हैं और गौ हत्या हो रही, तो मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के प्रचार कर रही हूँ, बोल रही हूँ। वहाँ वो कह रहे हैं कि गाय अब कटना बंद हो गई है। गाय क्यों कटना बंद हो गई है? मैं ये मान सकती हूँ कि गाय खेत चर रही है, ये मैं मान सकती हूँ, लेकिन वो गाय अगर ये कह रहे हैं कि गाय कटना बंद हो गई है। जी आपका सवाल बताइए। हम 2017 तक सपा की गवर्नमेंट थी। मैं चुनौती देता हूं भाई साहब को कि 2017 के बाद कितने स्लाटर हाउसों को लाइसेंस मिला है, ये मैं चुनौती देता हूं। गाय खुलेआम ट्रकों में जाती थी और काटी जाती थी। आज जितनी भी गाय हैं 100% तो उसका निराकरण नहीं हो पाया है। हर गांव गौशाला बनाए जा रहे हैं, पहले के मुकाबले हुआ है। जी आपका सवाल। मैं सरल वर्मा एडवोकेट, मैं किसी दल या नेतागिरी नहीं, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। मैं किसी दल या किसी पार्टी प्रत्याशी की तरफ से नहीं हूँ, मैं आम जनता की तरफ से हूँ, अधिवक्ता हूँ। मेरा सवाल सीधा ये है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पूरे देश को, पूरी दुनिया को मालूम हुआ कि पार्टियां जो हैं कारपोरेट से चंदा लेके काम कर रही हैं। तो जो पार्टियां कारपोरेट से चंदा लेके काम कर रही हैं वो आम जनता के लिए कौन सा काम करेंगे? वो तो कारपोरेट के लिए कर रही है ना। ये सवाल ही अपने आप में बेईमानी है कि तुम बड़े बेईमान कि हम बड़े बेईमान। ये तरक्की की बात है। एक शेर मैं सुनाता हूँ आपको। इस कदर मुल्क ने तरक्की की है, इस कदर मुल्क ने तरक्की की है, हर एक तबके ने खुदकुशी की है। क्या बात है। मैं इसी पर जवाब ले लेता हूँ। अंकित जी जवाब दीजिए। एक तो उधर से सवाल था कि सफाई महोत्सव का पैसा कहाँ से आता था, वो बताइएगा। दूसरा उनका कहना है कि कितने स्लॉटर हाउस को लाइसेंस मिले, वो बताइएगा। तीसरा उनका कहना है कि पहले गुंडे और माफियाओं का राज हुआ करता था, आज कानून का राज। देखिए, हमारे जिन मित्र ने बात कही है, मुझे बड़ा हंसी भी आ रही है और बड़ा मुझे दुख भी हो रहा है इस बात को लेकर कि वो भाई साहब ये बात कह रहे हैं कि प्लाटों के कब्जे समाजवादी पार्टी के लोग करते थे। आज पूरे उन्नाव में कहीं जाके आप पूछ लेना, किसी चौराहे पे खड़े होकर किन्हीं लोगों का नाम आएगा प्लाट और जमीन में कब्जा करने वाले लोगों में, तो वो लोग हैं जो आज यहाँ पर प्लाट और जमीन का कब्जा करने का नाम उठा रहे हैं। शर्मिंदा होना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों का नाम सबसे अग्रणी सूची में है। मैं एक सवाल मैंने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उस समय के सांसद और आज के प्रत्याशी साक्षी महाराज, स्वामी सच्चिदानंद हर साक्षी जी महाराज से पूछा था। मैंने पूछा था कि आप बता दीजिए उन्नाव में कितने विकास खंड हैं। उसका जवाब उनके पास नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि आज वो यहाँ मिलेंगे, मैं फिर से उनका सवाल पूछूंगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे आज दूसरा सवाल एक पूछना चाहता हूँ। एक वीडियो वायरल हुआ था, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था, जो दर्शक आज देख रहे हैं उन्होंने भी देखा होगा, आपने भी देखा था। उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के विकास का मुलम्बा नोचते हुए अगर कोई वीडियो दिखा था तो भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई सड़क को एक नौजवान अपने नाखूनों से उखाड़ रहा था। ये विकास की सच्चाई दिखा रहा था वो। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बताइए उस ठेकेदार का नाम, बताइए उस ठेकेदार का नाम जिस ठेकेदार ने उस सड़क को बनाने का काम किया था। आप इसका भी जवाब दीजिएगा, आप इसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं पहले पब्लिक से कुछ सवाल ले लूं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? ये कहना चाह रहे हैं कि गौ हत्याएं हो रही हैं, इनका ही घोषणा पत्र जारी होता है और ये कहते हैं हम हर चीज की खाने पीने की छूट देंगे। खाने पीने की कौन सी छूट में पाबंदी लगी? लेकिन इनकी सरकार आने के बाद ये साफ कहना चाहते हैं कि मैं गौ हत्या करवाऊंगा और आपको मांस खाने की परमिशन दूंगा। आपका सवाल, आप बताइए आपका सवाल। सीधा सवाल है कि जब इनके सांसद जो वर्तमान में अन्नू टंडन लड़ रही थी 2014 में 9 में तो टॉप 10 रोडों की अरविंद केजरीवाल ने लिस्ट बनाई थी, उनमें वर्तमान भूतपूर्व सांसद अन्नू टंडन का भी नाम था और आज वो दूध की धुली हो गई। 2000 करोड़ नीरा राठी दूध की धुली हो गई। ओके, आपका जवाब, फिर मैं और सवाल। देखिए, एक सेकंड हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी मित्र बता दें कि वो सड़क को बनाने वाले अरे सवाल पूछा है, जवाब तो सुन लो यार। काम किया था, उस सड़क को किसने बनाया था, इसका नाम मैं बता दें यहाँ पर। सामने से 2 सवाल पूछा गया, उसका मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिनके बारे में पूरा देश ये जानता है कि किस तरह का पाखंड और किस तरह का झूठ करके पिछले 10 सालों में उन्होंने उन्नाव की जनता का वोट अपनी झोली में भरने का काम किया है। अब वो झोली बाबा की चाल उन्नाव में चलने वाली नहीं है। मैं बता रहा हूँ, एक सांसद के रूप में जो जिम्मेदारी उल्लेख कर रहे थे उन्नाव के संबंध में, आज तक 10 साल के कार्यकाल में जिस सांसद ने एक सवाल न उठाया हो, ऐसे सांसद एक सवाल नहीं। साक्षी में से आप क्या सवाल है आपका? नहीं है कोई सवाल, कोई बात नहीं। एक सेकंड हो गया, आपका सवाल आ गया, फिर जी बताइए।
पहला सवाल है बेरोजगारी, युवाओं के इतनी बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, महंगी शिक्षा और दवा इलाज इतना महंगा कि आप कहीं पर भी इतनी महंगाई है। बेरोजगारी, महंगाई, इलाज पर आपका सवाल। एक सेकेंड, हेलो। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि बेरोजगारी अभी नेतागिरी नहीं, शांति से बैठ जाओ, आपके पास आऊंगा तब बोले। जी सवाल, एक सेकंड सवाल। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि जब ये सत्ता में आते हैं तो ऐसा कौन सा जादू कर देते हैं कि पेपर होने के पहले पेपर लीक हो जाता है। सर मेरे यहाँ पर 4 सवाल है। पहला सवाल है कि अब तक सरकार कहती थी कि भ्रष्टाचार रुकेगा, अगर हम देखें तो हमारी रैंक 93 क्यों है भ्रष्टाचार सूचकांक में, जो कि 2022 में 85 थी, यहाँ से बढ़ा है। और 2 सवाल है मेरे। पहली बात, कहते हैं विकास होगा, गाँव जितनी गाय हैं, गायों की वजह से रोज किसान चढ़ने की वजह से उनके किसान परेशान है। सर हम लोग अब पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे और 1 महीने के अंदर पेपर कराया गया और पहले यहाँ से गुजरात तक लिंक हो गया, वहाँ पे लीक कर दिया गया सर। और रही बात गाँव की, आज के युग में हिंदुत्व की सरकार होने के बावजूद भी इंडिया आज गाँव का मान स्पोर्ट करने में आज नंबर 1 पे बना हुआ, कैसे बना हुआ है? सर यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के सारे 15 से 20 खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। आज तक कोई भी सांसद विधायक आता है, मेडल आता है, फोटो खिंचा के चला जाता है और कोई भी बोलता नहीं या देखने नहीं आता है या कोई भी सुनी नहीं आती। जिस गाय पर इतनी सियासत हो रही थी, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि वो गाय उत्तर प्रदेश में माता है और दक्षिण में जाते जाते उसके प्रत्याशी, उसके प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि मैं यदि विधायक बनूंगा तो गौमांस खाने की छूट दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी। प्रदीप जी सारे सवाल, एक सेकंड में फिर आऊंगा आप लोग के पास। प्रदीप जी सारे सवाल आपसे हैं। पहला तो ये महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य को लेकर क्या किया। दूसरा सवाल है कि वैकेंसी पहले तो निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है। तीसरा उनका यह कहना है कि गोमांस। मित्र का एक सवाल था, हम उधर आते हैं जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक एक काम निष्पक्षतापूर्ण, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है और कहीं भ्रष्टाचार शब्द नहीं। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी के सांसद जी के कार्यक्रम गया था, हमें आज ध्यान नहीं वो ठेकेदार कौन थे, लेकिन ये बड़ा एक प्रश्न जनपद में ये भी तैरता हुआ प्रश्न था। समाजवादी पार्टी की सरकार में एनसीआरबी की रिपोर्ट थी कि डेली 13 मर्डर, 19 दंगे, 24 रेप, 7,650 क्राइम का आंकड़ा पहुंचा था। आज आप डंके की चोट पर कह सकते हो कि ये आंकड़ा मिट गया है। जब पहले होता था कैराना में लगते थे कि यह मकान बिकाऊ है, वो शब्द मिट गया है। दूसरी बात, कानून व्यवस्था आपकी एक बड़ी उपलब्धि है। आप जिनके खिलाफ चुनाव लड़े 2022 का, आज उन्हीं के साथ आपने गठबंधन कर लिया। उनका यह कहना है कि हमारी उपलब्धि कानून व्यवस्था है और वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही सत्ता से बाहर चले। में इंडिया अलायंस हुआ है और हम ये कहना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से कि जिस जनपद में आप रह रहे हैं वहीं से 1 दर्जन से ज्यादा किसानों को यहाँ के आवारा जानवरों, गोवंशों ने पटक के मार दिया, उनके घर उजड़ गए। 64,000 पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हुआ। 64,000 घर तो रोशनी उनकी बुझी ही, साथ में उसके साथ जिन लोगों ने आवेदन किया था, आगे भविष्य में पता नहीं वो आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो 64,000 परिवारों को एक चुटकी में उजाड़ देना, ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। दूसरा, यहाँ बगैर 100 ग्राम पेट्रोल के किसी भी व्यक्ति को साधारणतया पुलिस थानों से लेकर कप्तान ऑफिस तक न्याय नहीं मिलता है। अगर न्याय मिलता होता तो झूले मुंह में उस दलित को आत्मदाह करने की जरूरत न पड़ती। ये कानून व्यवस्था है इनकी। हर घर नल जल वाली योजना, आप किसी शहर के किसी गली में मैं इन्हीं अपने सनातन भाइयों से पूछना चाहते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं लेकिन अगर 5 मिनट की बारिश हो जाए उन्नाव के अंदर तो आप पूजा करने के लायक नहीं बचते हैं, जियारत करने के लायक लोग नहीं बचते हैं, क्योंकि सारे सीवेज, सारे नालियां बजा जाती 5 मिनट की बारिश में। तो इनका यही विकास मॉडल है। अगर इन विकास मॉडल पे परिवारवाद का जब जिक्र किया पीएम मोदी ने तो उसमें बीएसपी भी लपेटे में आई। मायावती जी के बाद आकाश आनंद को आगे कर दिया गया। क्या परिवार से बाहर कोई चेहरा नहीं दिखता, कोई नेता नहीं मिलता जिसको आगे बढ़ाया जाए? देखो, बहन कुमारी नेताजी एक सेकंड, 1 to 1 मत होइए, 1 to 1 नहीं। मैं आपके पास सवाल लेकर आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। जी बताइए। बहन कुमारी मायावती जी पार्टी के अध्यक्ष हैं और वो हमारे राष्ट्रीय जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है। आप बहन कुमारी मायावती जी देश की पहली ऐसी नेता हैं जिनको कानून व्यवस्था, महंगाई, चरम सीमा पर जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, नवयुवकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है,
लोगों को। तो आप ये मुद्दे उठाइए ना। आकाश आनंद तो अपनी हर रैली में, हर जनसभा में बात मुसलमानों की करते हैं, बात मस्जिद की करते हैं, बात दलित की करते हैं, इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, मुद्दों की बात। समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के लाइन ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को अच्छी तरीके से सभी लोग समझते हैं, जानते हैं। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो आप चुनाव चल रहा है, बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रत्याशी अशोक कुमार पांडे जी को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। ये हमारा आपसे कहना। मैं मनीष जी आपसे एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं आप लोग के पास आ रहा हूं। मनीष जी, 2 चरण का चुनाव हो चुका है, अभी तीसरे चरण की बारी है। आपको लग रहा है कि चुनाव अभी भी पब्लिक के मुद्दों पर आगे बढ़ रहा है, या आप सब ने अपना अपना ट्रैक पकड़ लिया है, जिसको जो सूट कर रहा है, जहां से जिसका वोट बैंक सध रहा है, सब ने वो लाइन पकड़ ली? जी देखिए, अब वास्तव में स्थिति ये आ गई है कि स्थानीय मुद्दे तो गढ़ हो गए, अब राष्ट्रीय मुद्दे और जातिगत आंकड़े किनारे भी होते जा रहे हैं। कहीं तुष्टीकरण है, कहीं कुछ है, लेकिन अब सब मुद्दे समेट के एक जगह पोलराइजेशन होना शुरू हो चुका है। 2 चरणों के चुनाव में ऐसा महसूस हो गया है, पोलराइजेशन हो रहा है। अब कौन कितनी संख्या को अपनी तरफ मोड़ सकता है, ये जो आजमाइश सभी पार्टियों के बीच में चल रही है। ठीक, ओके। मैं कुछ और सवाल लेता हूं पब्लिक से। अपने हाथ उठाइएगा, मैं आ रहा हूं। एक सेकंड, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ चुका है, आपका सवाल आ चुका है। हाँ बताइए। जो लोग इस बात की दावेदारी कर रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो माननीय कैबिनेट मंत्री के यहाँ से एक लेटर जारी होता था, उस लिस्ट में जितने नाम होते थे उसमें युवाओं का सिलेक्शन होता था। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, तब से युवाओं का पेपर अगर लीक हुआ है तो उसकी ये बात आप एक सेकंड पहले आप वहाँ जाइए, मैं आऊंगा आपके पास, वहाँ जाइए। ये बात आराम से भी तो कह सकते हो, आवाज फट गई ना, सवाल ही तो पूछना है, प्यार से पूछ लो यार। हाँ बताओ। देखिए, एक मिनट, अरे बस शांति रखा हो भाई। शोर मचाओगे, पीछे भेज दूंगा। पहले बताओ, शांति से बैठ पाओगे नहीं? हाँ तो बस यहीं पे बैठे रहो, मैं आपके पास सवाल लेने के लिए आऊंगा, शांति से बैठे रहिए, शोर नहीं। देखिए, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। अभी भाई साहब बोल रहे थे वो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही। अरे इतनी बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही, आयुष्मान भारत से जोड़ने का कार्य कर रही है, लोगों को घर घर राशन पहुंचा दिया, बिजली दे दिया, घर दे दिया। अब ये लोग सोच रहे हैं बिल्कुल लिपलिपा एकदम से मिल जाए। भैया कहाँ सरकार दे देगी? मैं आंसर देना चाहूंगा। जो इन्होंने भर्ती की बात की, इट वॉज बेस्ड ऑन मेरिट, तो वो मेरिट पे भर्ती हुई थी, और यहाँ पर तो पेपर ही लीक हो रहा है। तो ये यही सवाल है। आपका सवाल बताइए। इस स्टेडियम में युवा इतना खेलता है, इसके लिए 10 साल बीजेपी की सरकार रही और यहाँ सांसद रहे, इस स्टेडियम के लिए क्या किया है? ओके, एक सेकंड, हाँ बताइए क्या सवाल है? ये जो बता रहे हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी हो गई है, इसी जिला अस्पताल आप चले जाइए, 3 महीने से अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे, लाख ताला लगा हुआ है, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, अस्पताल में ताला लगा हुआ, अस्पताल में ताला लगा हुआ। सर मैं 2 मिनट शांति से बात करूँ। केवल रोजगार पे विकास जो था अभी भी हो रहा, तब भी हो रहा था, दोनों चीजें। लेकिन एक चीज मैं चाह रहा हूँ, रोजगार के लिए, युवाओं के लिए मैं ये बताइए, अच्छा जो राशन मिलता है क्या इसमें हमारे बच्चों को गुजारा हो जाएगा? हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या? 2 मिनट भाई जी, 2 मिनट भाई जी, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है। जो वैकेंसी निकलती, बच्चे ने कहा वो वैकेंसी लीक हो गई, ओके, अच्छा लीक होने के बाद जितना भी विड्रॉल या जो पैसा लगता है, कितना अमाउंट इकट्ठा हो गया, जो भी पेपर आता लीक होता तो बैलेंस जो होता है कहाँ जाता है? ठीक है, इन्होंने कहा था कैजुअल को नियमित करेंगे, जो संविदा कर्मी है, जो 10 मुद्दे थे उसमें ये था कि हम नियमित करेंगे, तो कहाँ गया वो भी नहीं है, काला धन भी गया। मुफ्त राशन से काम नहीं बनने वाला, मुफ्त राशन से काम नहीं बनने वाला। मैं आऊंगा आपके पास, उससे पहले लेकिन उधर से एक युवा का सवाल था, उसका कहना है कि आज आप वैकेंसी की बात कर रहे हैं, आपकी जब सरकार थी तो एक लिस्ट बन जाया करती थी SFIC, और उस लिस्ट में जिन लोगों का नाम होता था उनकी नियुक्ति हो जाया करती थी। देखिए, कम से कम नियुक्ति हो जाती थी, ये तो बात उससे स्वीकार कर ली, एक बात तो स्वीकार कर ली ना कि नियुक्ति हो जाती थी। अच्छा, दूसरी बात, अभी एक सवाल आपने उठाया था यहाँ पर कि चुनाव किन मुद्दों पे हो रहा है, और विशेष रूप से अगर हम उन्नाव में आज यहाँ खड़े हैं तो हम उन्नाव की बात करना चाहते हैं। उन्नाव में चुनाव किन मुद्दों पे हो रहा है? देखिए, जिस सांसद को 10 साल तक इस क्षेत्र की जनता ने चुनकर भेजा, उसके कुछ दायित्व थे, उसके दायित्व 2 तरह के दायित्व थे। एक था कि हिंदुस्तान की संसद में उन्नाव के मुद्दों को उठाए, उन्नाव के सवालों को उठाए, एक रिकॉर्ड उठाकर देख लिया, 0, उसका पूरा परफॉर्मेंस 0 है। दूसरी उसकी एक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि उन्नाव में कोई संकट आए। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जब उन्नाव बाढ़ झेल रहा था तब आपका सांसद कहां था? जब उन्नाव कोरोना से करा रहा था तब आपका सांसद कहां था? जब उन्नाव आपके किसी अग्निकांड से पीड़ित था तब आपका सांसद कहां था? अन्नू
हैं जिन्होंने न नेता के रूप में नहीं उन्नाव में समाज सेवी परिवार के जवाब दीजिए। एक सेकंड, हो गया आपकी बात, आगे माइक इधर आ गया ना नेताजी, अंकित जी माइक इधर आ गया। अब ये मंच पर भाषण दीजिएगा, सवाल का जवाब सुनिए। एक तो उनकी बातों का जवाब दीजिए, दूसरा उधर से सवाल ये था कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आप एक सेकेंड, ये राजनीतिक मंच नहीं है ना, भाषण देने से तो काम नहीं चलेगा। अब सवाल पूछा गया, जवाब सुनिए। उनका ये कहना है कि 5 किलो मुफ्त राशन से तो काम नहीं चलने वाला है, आपको युवाओं को नौकरी देनी होगी। उन साथ ही साथ पीछे भाई ने एक सवाल किया, सुन तो लीजिए पूरा सवाल। उनका कहना है कि अस्पताल में ताला लटका हुआ, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ 3 महीने से, क्या करें उसका? पहली बात तो हमारे मित्र ने जो कही, हम उस पर एक बहुत अच्छी सी बात कहेंगे। 29 अक्टूबर 2020 को जनपद के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय दीदी अन्नू टंडन जी ने, ये उन्नाव विदुषियों की भूमि है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भूमि है। उन्नाव के लोगों ने जाना कौन सुख दुख का सच्चा साथी है और उसके परिणाम में दिया जमानत जब्त का अर्थ। हर व्यक्ति जानता है कि जमानत जब्त के मतलब जनता ने क्या कहा। 29 अक्टूबर 2020 को उन्नाव की आदरणीय समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जी एक पत्र वायरल करती हैं और कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ती हैं। उस पत्र को जिस दिन आप पढ़ लेंगे, वास्तव में आपको हृदय से लगेगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने ही नेताओं का शोषण, दोहन, उत्पीड़न कर रही थी। हमने भी वो पत्र पढ़ा, मुझे हृदय से कष्ट हुआ, लेकिन आज ये साबित उन्होंने कर दिया कि हम उसके गठबंधन से प्रत्याशी हैं, यानी चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, वो अपने दोस्त जान रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। देखिए, हम और अन्नू टंडन जी कांग्रेस पार्टी में थे, इस बात का हमें कोई अफसोस नहीं है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि अन्नू टंडन जी और हम कांग्रेस पार्टी में थे और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आज भी हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं। यही जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा का सांसद बनाकर भेजा था। 3 पार्टियों में रहने के बाद आज ये भारतीय जनता पार्टी का डंका पीट रहे हैं। मैं पूछता हूँ, क्या आज यहाँ पर खड़े होकर साक्षी महाराज कहेंगे कि उनको समाजवादी पार्टी में रहने का गर्व था? हमारे आदरणीय नेताजी ने उनको राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा था। मैं इनसे सवाल फिर से पूछना चाहता हूं, जवाब दीजिए। कोरोना के समय में जब ये उन्नाव करा रहा था, जब अन्नू टंडन जी अपने जेब के पैसे से, अपने बेटों की कमाई से उन्नाव के अस्पतालों को बाईपैक मशीनें दे रही थी, ऑक्सीजन बनाने की मशीनें दे रही थी, आपका सांसद कहां मुंह छुपा के बैठा था? इस बात का जवाब। एक सेकेंड, पीएम मोदी की तरफ से एक बात ये भी कही गई कि अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो 5 साल में 5 पीएम बनाएंगे। यहाँ लड़ाई पीएम बनने की चल रही है। सवाल चूंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर तानाशाही है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम पीएम के दावेदार नहीं रहते कभी। अंकित जी, गठबंधन में आपके साथी बोल रहे हैं, उनको तो सुन लीजिए आप। बाकी राजनीतिक मंच तो है ना भाषण देने के लिए। इंडिया अलायंस में नेतृत्व तय करेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। पहले चुनाव होने दीजिए, प्रधानमंत्री तो बाद में तय होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तानाशाही नहीं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। दूसरी बात प्रधानमंत्री की करें तो प्रधानमंत्री का जुमला है 56 इंच का सीना है, झूठ बोलकर जीना है। एक मंच से एक देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं और ये तिथि बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ कह रहे हैं हम देश के लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो 5 किलो पर निर्भर भारत बना रहे हैं या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं? तो मुफ्त राशन वाला भारत ये देश चाहता है या आत्मनिर्भर भारत चाहता है? ओके, अब ये बताइए कि उनकी तरफ तो मान लीजिए पीएम मोदी के फेस पर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी का अटैक है कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई दूल्हा नहीं है, 5 साल में 5 पीएम बनाएंगे। आप उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर अगर जीत भी गए तो चेहरा कौन होगा और दिल्ली में बैठेगा कौन? देखिए, आपको मालूम है कि जब 3 सांसद चंद्रशेखर के हुए थे तो देश के प्रधानमंत्री बने थे और इंद्र कुमार गुजराल जो 11 सांसद की बदौलत देश के प्रधानमंत्री बने थे। अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 80 सीटें आज आ रही हैं तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं इस देश की दूसरी कोई नहीं, बहन कुमारी मायावती जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। मनीष पांडे जी, सवाल यहाँ पर एक खड़ा हो रहा है कि विपक्ष के पास अभी तक वो चेहरा नहीं है जिस चेहरे को आगे बढ़ाकर चुनाव लड़ा जाए। कहीं कहीं किसी राज्य में गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं तो कहीं एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। क्या पब्लिक में सही मैसेज दे पा रहे हैं कि हम एक हैं, हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं, हम एनडीए से मुकाबला कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई ऐसा विकल्प जनता को आज तक नहीं मिल पाया है। किसी भी स्तर पर जनपद उन्नाव की बात की जाए तो यहाँ पर
स्वामी साहब बाबा साक्षी महाराज इसी आधार पर जीतते रहे, उनका सजाती वोट प्लस मोदी का विकल्प आज तक समाज में कोई भी पार्टी नहीं निकाल पा रही है, ये सत्य है। क्या इसीलिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है? पीएम मोदी कह रहे हैं कि आज भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, डीप फेक वीडियो के जरिए बताने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। जी, तरह तरह के मुद्दे इसीलिए उखाड़े जा रहे हैं क्योंकि मोदी के सामने कोई विकल्प विपक्ष नहीं पैदा कर पा रहा है, कोई विकल्प नहीं है इस वजह से। हाँ बताइए आपका सवाल। जी, भारत सरकार या सत्ताधारी ये कहती है कि हम किसानों की आय दुगना कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में इन्होंने ये कहा कि हम किसानों का बिल पूरी तरह से माफ कर देंगे जो 1 अप्रैल 2023 के बाद लागू होगा। लेकिन किसानों से बिल अक्टूबर 2023 या दिसंबर 2023 तक सबके जमा कराया गया। उसके बाद 3 महीने बिल जमा नहीं कराया गया। चुनाव आते ही किसी के पास 10,000 का मैसेज, किसी के पास 15,000 का मैसेज भेजा जा रहा है और क्या कहते हैं गूगल पर भी ये डाल दिया गया कि हमने बिल माफ कर दिया है। इस पर ये क्या कहेंगे, बिल माफ हुआ है या बिल लेना है? ओके, आपका सवाल आप बताइए। अच्छा बताइए, सवाल क्या है? आपने रात में चश्मा लगा लिया है, कुछ दिक्कत है आपने? अच्छा ठीक है, बताइए आपका। हमें ये पूछना है कि जो एक तो भर्तियां तो करवाई नहीं, दूसरी बात ये है कि एक आर्मी की भर्ती करवाई भी तो उसको अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया है। एक सेकेंड, शांति से बैठिए। अब वकील साहब, एक सेकंड, आप वकील साहब हैं आप? वकील साहब क्या कोर्ट रूम में ऐसे ही बहस करते हैं, ऐसे ही जिरे करते हैं? एक सेकंड वकील साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप शांति से बैठिए। मैं आऊंगा तो आप सवाल करिएगा, उसका जवाब देंगे। आप प्लीज शांति से बैठिए, मैं आऊंगा, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। मैडम, डिबेट को शांतिपूर्वक चलने दीजिए। जब मैं आपके पास आऊं तभी सवाल करिए, 1 to 1 करने का कोई फायदा नहीं है ना? मैं आऊंगा आप लोगों के पास। जी बताइए, सवाल क्या? हमारा समाजवादी नेताओं से ये पूछना है, जब मुलायम सिंह जी ने कार सेवका पर गोली चलवाई थी तो सही चलवाया गलत चलवाया, एक बात। और यहाँ उत्तर प्रदेश में गुंडे अपराधी बेखौफ होकर घूमते थे, लड़कियों का रेप हो जाता था तो मुलायम सिंह जी कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है। ओके, एक सेकंड। पहले सवाल आपसे, उधर भाई साहब ने सवाल किया कि आपने कहा, अरे सवाल मुझे करने दीजिए अंकित जी, आप ही एंकरिंग करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? उधर से सवाल है कि आपने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, उसका क्या हुआ? आपने कहा था अप्रैल 2023 के बाद बिजली का बिल माफ हो जाएगा किसानों का, उसका क्या हुआ? मैसेज आ रहा है बिजली बिल का। सौभाग्य योजना के जरिए पहले समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में गांवों में बिजली ही नहीं थी। सौभाग्य योजना के तहत आज गर्व के साथ हम लोग कह सकते हैं कि हर घर बिजली पहुंचने का काम हुआ है। हर घर बिजली पहुंचने का काम हुआ है। हमारे जनपद के 1044 गांव हैं, कोई भी ऐसा गांव, मजरा, खेड़ा नहीं जहां बिजली न पहुंची हो। दूसरा विषय, रोजगार की बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर जनपद में किसानों की आमदनी दोगुनी हुई। हर जनपद में रोजगार मेला लगाने का काम हुआ है, रोजगार देने का काम हुआ है। किसानों को प्रोत्साहन के लिए सर्वाधिक प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री बीज वितरण योजना, प्रधानमंत्री जी के द्वारा कम से कम ढेरों किसानों के हितार्थ योजनाएं लागू की गई विकास के। ओके, उधर एक सेकंड, आप जवाब के लिए उतावले रहते हैं अंकित जी। उधर से सवाल है उनका कि कार सेवकों पर गोली चलवाई गई। आपके पास एक मौका था, राम मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आप जा सकते थे, अपने पाप धो सकते थे, आपने वो मौका गवा दिया। दूसरा, रामलला से, सनातन से दिक्कत और परेशानी क्या है? प्रोफेसर राम गोपाल यादव ये बात क्यों कहते हैं कि पूजा पाठ करने वाले पाखंडी? बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम पर नहीं चलता है। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सनातन धर्म अगर कहीं चलता है तो हमारे आदि शंकराचार्यों के कथन से चलता है। हमारे देश के आदि शंकराचार्यों ने कहा था कि ये राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो पूरी तरह से राजनीतिक है। अगर हमारे शंकराचार्यों ने कोई बात कही है तो हमारे धर्म शंकराचार्यों से बड़ा कोई नहीं है। एक बात, ये देश और दुनिया के सवालों की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उलझाने की बात कर रहे हैं। एक सारे लोगों का सवाल है और सारे लोगों का सामूहिक सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल में सिंगल इंजन नहीं, डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार उन्नाव में चलाने वालों, एक बार बताओ कि उन्नाव में तुमने एक उल्लेखनीय विकास का काम कौन सा करके दिखाया है? मैं आपको बता रहा हूं, 2009 से लेकर, आपने पूछ लिया ना, बताइए जवाब दीजिए। भैया पूछ रहे थे, हम बड़े शालीनता के साथ बताना चाहते हैं, शायद लालगंज वो भी जाते होंगे, यही है लालगंज की रोड है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक्सप्रेस वे बनने का काम हुआ। लखनऊ एक्सप्रेस वे, कानपुर एक्सप्रेस वे, पूर्वा मिल्ली कला चौराहा से दुधवा मार्ग बनने का काम हुआ। 735
किलोमीटर की सड़कें 700 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मात्र 3 साल में बनने का काम हुआ है। विकास के नाम पर छलने का काम नहीं हुआ है। विकास धरातल पर दिख रहा है। 3 एक्सप्रेसवे उन्नाव को हमारे सांसद जी की देन है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि। क्या उनके विकास का आपके पास कोई जवाब नहीं है? इस वजह से इस वजह से झूठ का सहारा लिया जा रहा है, डीप फेक वीडियोस का सहारा लिया जा रहा है, अमित शाह के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये बताने की कोशिश हो रही है कि लोग सत्ता में आएंगे तीसरी बार तो आरक्षण खत्म कर देंगे। इनकी एक बात का पहले मैं जवाब देना चाहता हूं कि रायबरेली एनएच को एनएच बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। अगर आपको याद हो तो आप लोग जनपद वासियों जान लो कि एनएच यूपीए गवर्नमेंट की सरकार में घोषित हुआ था। दूसरा सुन लीजिए, ना गाय संरक्षित हुई, ना युवा संरक्षित हुआ, ना किसान संरक्षित हुआ, ना रोजगार संरक्षित हुआ। तो आप इन्हीं मुद्दों पर अपनी बात रखते ना। ये अमित शाह का फेक वीडियो बनवाने की क्या जरूरत थी? आप तेलंगाना के सीएम को नोटिस मिल गया है, उनको बुलाया गया है दिल्ली। जवाब देना होगा कि किन लोगों ने वीडियो बनाया और किन्होंने सर्कुलेट किया उसको। इनके कितने नोटिस आप जारी करोगे? ब्रजभूषण को नोटिस करोगे या रेवन्ना को नोटिस करोगे, चिन्मयानंद को नोटिस करोगे? किसको? एक विधायक उनका 10 लाख रुपए जुर्माने से जेल में है रेप के केस में। 3,000 रेप के वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्या ये भी कांग्रेस ने वीडियो बनवाया, क्लिप बनवाया? इस पर केंद्रीय गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, अपने वीडियो पर जवाब नहीं मांगना चाहिए। ओके, मैं इधर से सवाल ले लेता हूँ कुछ। एक सेकंड खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? अमन शुक्ला। में एक सेकंड अमन, क्या करते हो? हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हो? राम को मानते हो? भी राम का नाम ले रहे हो? एक सेकंड, राम को मानते हैं? राम के बारे में क्या कहा जाता है? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक सेकंड, मर्यादा पुरुषोत्तम है। बिल्कुल। आप मर्यादा दिखा रहे हो? बिल्कुल दिखा रहे हैं। कहाँ दिखा रहे हो? जब अधर्म आप एक सेकंड, क्या करेंगे? आप ना पानी के बुलबुले। एक सेकंड, ज्ञान मत दो और भाषण मत दो। सवाल है तो वो पूछो, लेकिन पानी के बुलबुले की तरफ फटो मत। बिल्कुल सवाल है मेरा। अगर ये राम को इतना मानते हैं, गला फट जाएगा आराम से। अगर ये राम को इतना मानते हैं तो राम मंदिर पर क्यों गोलियां चलवाई? राम सेवकों पर, कार सेवकों पर ये गोलियां चलवाते हैं। बाद में कहते हैं कि राम की पूजा न करो, राम हमारे आराध्य नहीं। दूसरी बात, ये मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को संरक्षण सिर्फ देते हैं, सिर्फ ये माफियाओं को संरक्षण की सरकार है। और अगर ये इतने बढ़िया थे तो 10 बार 10 साल बैठ जाओ। अगर अदालत के अंदर हत्या होती है तो कौन जिम्मेदार होता है? पुलिस की सुरक्षा में अदालत में कोई व्यक्ति मारा जाता है तो ये राज्य पर प्रश्न होता है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये मुख्य सवाल है। युवा, शिक्षा, न्याय, ये सब मुख्य सवाल है। उन्नाव के अंदर स्थिति इतनी खराब, आप उन्नाव से ओके, जवाब दीजिए। उधर भाई का ये सवाल है कि कार सेवकों पर गोली चलवाई आपने और आज अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त कहते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। नपेन मिश्रा का नाम सुने हो? नपेन मिश्रा का नाम सुने हो? बीके सिंह का नाम सुने हो? जिन्होंने जिलाधिकारी रहते हुए, प्रमुख सचिव रहते हुए, कप्तान रहते हुए कार सेवकों पर गोलियां चलाई, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज की तारीख में अपने साथ सत्ता का साझीदार बना के बैठाया है। आप पूछिए वो डीएम कौन था उस समय, अयोध्या का डीएम? पूछिए वो कौन था कप्तान? वो कप्तान जिसने गोली चलाई, वो डीएम जो प्रमुख सचिव जिसने गोली चलाई। मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर कहीं किसी आदेश में नहीं थे। चिल्लाने से पाप धुल नहीं जाते। एक सेकंड विपिन इधर लाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के झूठ पर करारा प्रहार किया है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में थे, एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ है नहीं और सत्ता पर आने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है, झूठ का सहारा ले सकती है। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं। मोदी के भाषण को, मोदी की आवाज को उपयोग करके नई नई चीजें गढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इतनी कंगालियत पर पहुंच गई है, उसको पराजय का भय इतना सता रहा है। और कांग्रेस वाले लिख लो, आप लाख कोशिश करो, मुझे बताइए भाई, हमारे देश में किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए?
किसी को भी बहुमत चाहिए तो 272 से ज्यादा सीटें चाहिए नहीं चाहिए। ये इनका पूरे गठबंधन में एक भी पार्टी नहीं है जो 272 से ज्यादा चुनाव लड़ती हो। जिनका चुनाव में लड़ने के लिए जगह नहीं है वो देश पे कब्जा जमाने के सपने देख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये झूठ की दुकान वाले ये जो फेक वीडियो निकाल करके तालियां बजा रहे हैं, ये इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया है कि आप झूठ की दुकान चला रहे हैं, पराजय का डर सता रहा है, इस वजह से आप लोग डीप फेक वीडियो का सहारा ले रहे हैं, आप भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप बार बार वही सवाल करते हैं। मैं भैया आपको बड़े सम्मान की नजर से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को तो जो मीडिया के सामने रूबरू नहीं हुए 10 साल से, वो प्रधानमंत्री आज अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कह रहे फेक वीडियो की बात। हम उनसे कह रहे हैं कि चिन्मयानंद की सीडी की जांच कराइए, हम कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की सीडी की जांच कराइए, हम कह रहे हैं कि रेवन्ना की सीडी। वो कह रहे हैं कि कर्नाटक पर आप वो कह रहे हैं कर्नाटक पर आप एक सेकेंड, वो कह रहे हैं कर्नाटक पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, जहां पर आपने मुसलमानों को आरक्षण दिया धर्म के आधार पर। तेलंगाना में आपने धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। उल्टा आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, ये झूठ बोल रहे हैं। की बात नहीं कर रहे हैं, हम अल्पसंख्यकों के आरक्षण की बात कर रहे हैं। आपने कर्नाटक में किसे दिया? आपने कर्नाटक में मुसलमानों को दिया 4%। आपने कर्नाटक में मुसलमानों को 4% दिया, अलग से दिया आपने, 4 से ओबीसी कोटे से दिया आपने, ओबीसी कोटे से दिया आपने। आप कहां से? आप तो अलग से। वो यही तो कह रहे हैं ना कि आप ओबीसी और SC का हाथ मार रहे हैं। अभी तो आप भी आरक्षण में आरक्षण दे रहे थे, तो आप कहां से दे रहे थे? भारतीय जनता पार्टी कहां से दे रही थी? वो ये कह रहे हैं कि झूठ हम नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। ये तो जनता ने मोहर लगा दी समय समय पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में, केंद्र के चुनाव में, कि जो देश विरोधी थे या जिन पर आरोप रहे हैं उनको जनता ने सबक सिखाने का काम किया। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता पुनः 400 पार करके भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे चुकी है। ठीक है अंकित जी, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, आप पीडीए की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप ओबीसी और SC/ST के कोटे से आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की बात कर रहे हैं तो फिर आपका कैसा पीडीए हुआ? चलिए वो तो बात हो गई आपकी पीडीए की, वो हम लोग पीडीए की बात कर रहे हैं, किसी का आरक्षण छीनने की और किसी के साथ व्यवहार करने की। वो अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं ना कि जो कांग्रेस में हुआ, जो तेलंगाना में हुआ, वही पूरे देश में होगा। वो देखिए, हमने पहले शब्द यही कहा था इस डिबेट में कि इस देश के प्रधानमंत्री एक झूठे हैं और उनकी बातें पूरी तरह खोखली होती। जिस तरह से मंचों पर वो बेअनाप शराब भाषण दे रहे हैं, वो किसी छुपा नहीं। अभी हमारे एक साथी, भैया सुन लो, ए बाबू सुनो, ठीक है, अभी हमारे एक साथी ने कहा था यहाँ पर मुख्तार अंसारी, मरहूम मुख्तार अंसारी साहब की बात हुई थी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मरहूम मुख्तार अंसारी साहब के बेटे किस पार्टी के विधायक हैं? जिस पार्टी ने मरहूम मुख्तार अंसारी साहब के बेटे को विधायक बनाया, उस राजभर को आज योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में, सरकार में मंत्री बनाने का काम किया है। ये दो मुही बातें करने वाली भाजपा है। एक तरफ मुख्तार अंसारी साहब के बेटे को विधायक बनाने वालों को कैबिनेट मंत्री बनाते हो और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी साहब के ऊपर आप आवाज उठाते हो। अभी मैंने भाजपा के लोगों से एक सवाल किया था, उल्लेखनीय उपलब्धि बता दे, नहीं बता पाए। जवाब दीजिए। शायद आप सुनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमने एक नहीं, एक दर्जन उल्लेखनीय उपलब्धि। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मात्र 3 साल के अंदर 735 किलोमीटर सड़कों का संजाल बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। पूर्वा से मिर्री कला होते हुए रोड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। विकास के एजेंडे पर अगर आप बात करना चाहें तो सुबह से शाम हो जाएगी। ठीक है, ओके। मैं इधर से कुछ सवाल ले लेता हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हाँ बताइए। आपने सवाल पूछ लिया। जिनको कार सेवकों पे गोली चलने का आरोप लगा रहे हैं मुलायम सिंह जी पर, तो उनके निधन पर ये देखो श्रद्धांजलि देने कौन जा रहा है? निधन पर तो कोई भी श्रद्धांजलि देने जाता है ना। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ साथ देखने बबलाहट नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सवाल ये है जो ये देखो, ये खुद अपने मुंह से कर रहे हैं। कोई सवाल नहीं है आपके पास? सवाल ये है, इतनी बार क्षेत्र आई है, साची महाराज हमारे क्षेत्र में कभी देखने गए हैं? कभी देखने को बता दीजिए। मेरा बस इतना कहना है कि इन लोगों के चक्कर में पड़कर आप अपने बच्चों का फ्यूचर देखो, उन्नाव का फ्यूचर देखो। ये जो आज जो कर रहे हैं, ये अपनी जेब के लिए कर रहे हैं। हमें सोचना है कि अन्नू टंडन के विरुद्ध कोई भी ऐसा क्राइम रिपोर्ट नहीं है। केवल 1 मिनट सुन ले, 1 मिनट। ये
जो बात कर रहे हैं अंसारी के घर इनके अखिलेश यादव गए और बदायूं में वो 2 बच्चे जो मार दिए गए उनके यहाँ। भाई की बात पर अपनी बात समाप्त करता हूं कि देखिए, सियासत के चक्कर में पड़कर अपने भविष्य को मत भूलिए, बच्चों के भविष्य को मत भूलिए। जब आपके क्षेत्र में चुनाव होगा, वोट करने जाइएगा तो अपने मुद्दों को जहन में रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि कौन सा प्रतिनिधि होगा जो आपका भविष्य संवार पाएगा। आज उन्नाव की धरती से फिलहाल इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी लखीमपुर खीरी में, तब तक के लिए नमस्कार।